मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, एमसीक्यू सॉल्यूशन, टारगेट, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, अभी आपको सिलेबस में प्रेशर का पार्ट डिलीटेड है एंड आपको कंटिन्यूटी के इक्वेशन के आगे से सब कुछ डिलीटेड है, कंटिन्यूटी भी डिलीटेड है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज, टॉरिसेलीज वगैरह वगैरह सब डिलीटेड है और प्रेशर सब डिलीटेड है। तो अंदर क्या बचा? अंदर दो कैटेगरीज बचे, एक सरफेस टेंशन का कैटेगरी वो है और दूसरा एक है फ्लूइड मोशन का। फ्लूइड मोशन का, फ्लूइड मोशन में क्या आता है भैया? विस्कोसिटी आता है, रेनॉल्ड्स नंबर आता है, फिर क्रिटिकल वेलोसिटी आता है, स्टोक्स लॉ आता है एंड टर्मिनल वेलोसिटी आता है। ये सब इतना पार्ट है। मैं देखता हूँ प्रेशर में अगर कोई अच्छा क्यों रहेगा लॉजिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो लूंगा, नहीं तो हम लोग इसको स्किप कर देंगे। लेट्स बिगिन नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन प्रेशर के ऊपर से, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? प्रेशर कौन से टॉपिक पे डिपेंड नहीं करता? एरिया पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, हाइट पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। सो द आंसर इज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रेशर हर डायरेक्शन में होता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ पास्कल्स लॉ क्या बोलता है। पास्कल्स लॉ बोलता है कि लिक्विड के अंदर आपने अगर एक जगह पे प्रेशर डाला, एक जगह पे प्रेशर बढ़ता है ना, तो प्रेशर इवनली हर डायरेक्शन में ऐसा चेंज होता है। दैट मीन्स अगर मैं मान लो ये एक कंटेनर में लिक्विड है और मैं लिक्विड के मान लो कि 10 मीटर नीचे में चेक करूं, तो ये पॉइंट पे प्रेशर फिक्स है। ठीक है, अब फर्क नहीं पड़ता आप इसको कैसे मापो, जो भी डायरेक्शन में मापोगे ना वो धक्का ही दे रहा है। तो प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, असर्शन एंड रीजनिंग, ये सब आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Choose the correct statement. The liquid pressure is not in the same at all, the liquid pressure is not the same at all the points and the same depth. अभी आप लोग को इतना पता नहीं चाहिए, लिक्विड का प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच। तो अगर हाइट सेम है, अगर हाइट सेम या डेप्थ सेम, तो प्रेशर सेम रहना चाहिए ना। इधर बोला है द प्रेशर इज नॉट सेम एट ऑल द पॉइंट्स एट द सेम डेप्थ। रॉन्ग, सेम डेप्थ पे प्रेशर सेम रहना चाहिए। ठीक है, the liquid pressure at all the points at the same depth depends on the shape of the liquid. Wrong, liquid के shape पे depend ही नहीं करता, इसमें shape का यहाँ पे संबंध ही नहीं, बस यही फॉर्मूला है। the liquid pressure at all the points at the same depth depends upon the surrounding environment. नहीं, the liquid pressure at the same at all the points is at the same depth. yes, हमेशा सेम रहता है वो। नेक्स्ट एमसीक्यू। हाँ, अब ये सब छोड़ दो, ये सब आपको इग्नोर करने का, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये सब आपका डिलीटेड है। ये देखते हैं, बाय सकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ स्टूडेंट कैन रिड्यूस द प्रेशर। नहीं नहीं, ये सब नहीं। A small air bubble of radius this much is situated at a depth of 20 meter below the अपना free surface of the water. The external pressure of the bubble will be atmospheric. नहीं, सब छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं है। चलो, ये सब भी नहीं है। बस ये वाला चाहे तो मैं आपको सिखा देता हूँ, 8वां वाला। रुको जरा, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 8वां सिखा देता हूँ। एग्जाम में नहीं आएगा बट प्रेशर का थोड़ा सा तो लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। आपको क्या बोला है? द प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ द लेक इक्वल्स टू 2/3 द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक? तो मान लो ये लेक है और ये लेक का डेप्थ है पूरा, दिस इज द डेप्थ ऑफ द लेक डी। सो द प्रेशर एट द डेप्थ, इन लोग ने बोला द प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू 2/3 द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक। तो ये जो प्रेशर एट डेप्थ है, मैं इसको प्रेशर एट बॉटम लिख देता हूँ। ठीक है, प्रेशर एट बॉटम, और यहाँ पे कितना दिया? हाफ डेप्थ पे बोला आपको, द प्रेशर एट हाफ द डेप्थ इज 2/3। तो प्रेशर एट हाफ द डेप्थ इज इक्वल्स टू 2/3 द प्रेशर एट द फुल डेप्थ। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, रो जी एच। तो रो जी इंटू हाफ डेप्थ। ठीक है, रो जी इंटू हाफ डेप्थ, हाफ ऑफ डी विल बी इक्वल्स टू 2/3 बराबर, विल बी इक्वल्स टू 2/3 इंटू रो जी एट द फुल डेप्थ। अब इसमें शॉर्ट किधर पे होता है गाइस? शॉर्ट इधर पे होता है कि जब भी आप लोग लेक की बात करोगे ना, तो लेक के ऊपर से वातावरण का प्रेशर भी रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी एटमॉस्फेयर, ये भी रहता है। इसीलिए इस इक्वेशन में थोड़ा सा अपने को चेंजेस करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर के अलावा पानी का प्रेशर, तो एलएचएस में आएगा। अगर आपको हाफ डेप्थ पे लेने का, तो हाफ द डेप्थ पे हवा का भी रहेगा और पानी का भी रहेगा। तो प्रेशर एटमॉस्फेयर
प्लस रो जी इंटू हाफ डेप्थ, ये पूरा मिला के टोटल प्रेशर है, विल बी इक्वल्स टू 2/3, दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द प्रेशर एट द टोटल डेप्थ। और टोटल डेप्थ पे किसकी वजह से, तो उधर यहाँ पे भी हवा का रहेगा और पानी का रहेगा, सो दैट इज पीओ प्लस रो जी इंटू पूरा डेप्थ डी। ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। अगर ये देखोगे ना तो इसमें सिर्फ पानी का प्रेशर ले रहे हो, बट रियलिटी में हवा का भी प्रेशर है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तो आपको डेप्थ मिल जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब ऐसा आपको नहीं करना है, ये सब इग्नोर करो, कुछ नहीं। नहीं, ये सब डिलीटेड है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी डिलीटेड है। आई थिंक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है ना, पास्कल्स लॉ वगैरह, वो होना चाहिए। अब वो होगा, वो होगा, हाँ वो होगा। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। टू वेसल्स हैविंग द डिफरेंट बेस एरिया, दो वेसल है जिनका बेस एरिया अलग है, दे आर फिल्ड विद वाटर टू द सेम हाइट, उनको सेम हाइट तक रखा है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन वन बी 6 times that in other, then the ratio of the pressure at the bottom will be how much? सीधी बात है, अगर मान लो दोनों का बेस एरिया अलग है, मान लो एक पतला एरिया का है और एक मोटा एरिया का है, दोनों के इधर सेम पानी है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। रो सेम है, जी सेम है, एच सेम है, प्रेशर सेम आएगा। फर्क नहीं पड़ता शेप क्या है, याद रखना, द प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। वो शेप पे नहीं डिपेंड करता भाई, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर फिर किस पे डिपेंड करता है, शेप पे नहीं, तो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के डेंसिटी पे। जितना मटेरियल ज्यादा घना रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा, और जितना आपका डेप्थ ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा। तो ये दोनों सेम है ना, तो काम खत्म। नेक्स्ट, फाइंड द अपना फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर सिलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये पानी है, ये पानी है, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक एम इज ग्रेटर देन एम। शेप पे डिपेंड नहीं करता, लेवल सेम है तो प्रेशर सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट रहेगा। 12th का आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि सेम डेप्थ पे। नेक्स्ट 13, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। यहाँ पे पास्कल्स लॉ ऑप्शन दिया है कहीं पे, नहीं, पास्कल्स लॉ ऑप्शन नहीं दिया, तो फिर क्या है इसका आंसर? इसका आंसर देखते हैं, चेंज इन प्रेशर रिजल्ट्स इन द स्टॉपिंग ऑफ व्हील, या चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू व्हील्स। यस, ये आंसर है। क्यों? पास्कल्स लॉ ये बोलता है, पास्कल्स लॉ बोलता है लिक्विड की खासियत होती है, लिक्विड की खासियत, लिक्विड में अगर आपने प्रेशर एक जगह पे दिया, देखो ध्यान से, ये लिक्विड है, मान लो मैंने इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे भी मान लो मैंने एक पिस्टन लगा दिया, अगर मैं इधर से इस पिस्टन को धक्का दूंगा ना, तो ये धक्का अगर इस मॉलिक्यूल तक पहुंचा ना, तो मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में इक्वली धक्का देगा, हर डायरेक्शन में। सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड में अगर आपने मान लो इसमें सैंड भरा है, सैंड यहाँ तक आपने मान लो सैंड भरा है, और यहाँ से आपने इसको प्रेशर लगाया, तो अगर आपने इधर से प्रेशर लगाया ना, तो ये मॉलिक्यूल सिर्फ यहाँ पे प्रेशर देगा, ऊपर प्रेशर नहीं देगा, हाँ राइट में प्रेशर देगा। बट लिक्विड में ऐसा नहीं होता, लिक्विड में हर जगह पे प्रेशर देता है, ये मेन सीक्रेट है। ठीक है, so the change in pressure is transmitted equally to the wheels and that is called as the Pascal's law. Next, two pistons A1 A2 exerting force F1 A2, जब भी आप लोग ऐसा दिया रहता ना, तो याद रखना कि प्रेशर इज कांस्टेंट दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो F1 अपॉन A1 विल बी इक्वल टू F2 अपॉन A2। ठीक है, दोनों का प्रेशर सेम रहेगा, और F1 और F2 का आपको रिलेशन मिल जाएगा, F1 A1 इधर भेजो तो F1 विल बी इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू F2। ये लॉजिक है, बट इधर पे ऑप्शन नहीं है, उल्टा है, ये सब रॉन्ग है, ये ऑप्शन राइट है। बट इतना याद रखना, इसका थोड़ा सा मैं ट्रिक समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। ट्रिक ये है, समझ लो लेफ्ट साइड में एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और फोर्स 1 न्यूटन है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट में फोर्स 1 न्यूटन है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर कितना हो गया, 1/1, 1 होना चाहिए। अब अगर राइट साइड में एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, ये जो फोर्स मैंने ट्रांसमिट किया है ना, तो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, तो इधर से जो फोर्स आया वो फोर्स इधर पे ट्रांसमिट हो गया। फोर्स इक्वल नहीं होता, याद रखना, याद रखना, फोर्स इज नॉट इक्वली ट्रांसमिटेड, हाँ, फोर्स इज नॉट इक्वली ट्रांसमिटेड। व्हाट इज इक्वली ट्रांसमिटेड, प्रेशर, प्रेशर। तो इधर पे प्रेशर 1 है ना, फोर्स बाय एरिया 1/1, तो इधर पे भी प्रेशर 1 ही होना चाहिए, इधर पे भी प्रेशर 1 ही होना चाहिए, और 1 प्रेशर फिर कब होगा, जब फोर्स कितना रहना चाहिए, फोर्स रहना चाहिए 100। सो आप लोग को रियलाइज होना चाहिए कि सर इधर पे 1 न्यूटन के झंडू से फोर्स लगा के यहाँ पे मैं 100 न्यूटन क्या, मैं 10 लाख न्यूटन बना सकता, तो सर यहाँ पे मैं एक चींटी को बिठा के यहाँ पे मैं एक बुलडोजर को भी तोड़ सकता। लॉजिक सोचो ना, यहाँ पे अगर आपने बहुत ही पतला पाइप बनाया, बहुत ही पतला पाइप,
और उस पर आपने एक चींटी को रख दिया और यहाँ पे बहुत ही मोटा बना है, बहुत ही मोटा, तो यहाँ पे एक बुलडोजर को रख दिया, तो बुलडोजर को भी तो ये क्रश कर सकता है। तो सर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ब्रेक होता हुआ फील हो रहा है? नहीं, वो ब्रेक नहीं हो रहा है। क्यों? इतना याद रखना, स्मॉल एरिया में स्मॉल फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है, और बिग एरिया में आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? आउटपुट इज बिग फोर्स, बराबर, आउटपुट इज बिग फोर्स। तो हमको लगता है सर थोड़ा सा मेहनत करके ज्यादा मेहनत मिलेगा, नहीं, फोर्स ज्यादा है लेकिन थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। अगर इधर पे इतना पानी हिला है, अगर इधर पे इतना पानी हिला है, तो यहाँ पे वही पानी बहुत ही कम हिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है ना। वॉल्यूम का लॉजिक क्या होता है? वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू हाइट या एरिया इनटू लेंथ। इधर से जितना पानी हिलेगा उतना ही पानी इधर से हिलेगा। आपको पता है ना, लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है, लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। दैट मीन्स यहां से जितने पानी के मॉलिक्यूल्स हिले हैं उतने मॉलिक्यूल्स इधर हिलेंगे। अब सोचो थोड़ा, लेफ्ट साइड में एरिया ज्यादा है, सॉरी लेफ्ट साइड में एरिया कम है ना, माय मिस्टेक, लेफ्ट साइड में एरिया कम है, लेफ्ट साइड में, इसीलिए हाइट ज्यादा। दैट मीन्स यहाँ पे ज्यादा हाइट लगाने की वजह से राइट में क्या होगा? राइट में बहुत ही कम हाइट मिलेगा। दैट मीन्स सीधी बात है, फोर्स बढ़ गया, आउटपुट में फायदा क्या हुआ? आउटपुट में फोर्स बढ़ गया। इधर पे एक चींटी को बिठाया तो यहाँ पे मैं रोड रोलर को तोड़ सकता, फोर्स बढ़ गया, लेकिन नुकसान क्या है? डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। तो वर्क सेम रहता है। लॉजिक समझो थोड़ा, लॉजिक समझो। लेफ्ट साइड में मैंने फोर्स को 1 न्यूटन लगाया, जस्ट एग्जांपल, लेफ्ट साइड में मैंने फोर्स को 1 न्यूटन लगाया, राइट साइड में मेरे को फोर्स मिल गया 100 न्यूटन, ठीक है। लेफ्ट साइड में एरिया था 1 मीटर स्क्वायर, राइट साइड में एरिया था 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड का प्रेशर सेम है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। लेफ्ट में एरिया कम है, इसीलिए लेफ्ट में हाइट ज्यादा देना पड़ता है, पानी को ज्यादा नीचे देना पड़ता है, ठीक है। लेफ्ट में एरिया कितना है? 1, तो हाइट कितना रहेगा? 100। राइट में देखो, राइट में वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट, राइट में एरिया कितना है? 100, तो हाइट कितना? 1। दैट मीन्स लेफ्ट में 100 मीटर अगर आप नीचे गिराओगे तो राइट में 1 मीटर ऊपर उठेगा। लॉजिक समझा ना? फोर्स आपका कितने गुना बढ़ गया? फोर्स 100 गुना बढ़ गया। फोर्स इज इंक्रीज बाय हाउ मच टाइम? 100 टाइम। बट डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में 100 था, राइट में डिस्प्लेसमेंट 1 था, सो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस बाय 100 टाइम्स या 1/100। तो फोर्स 100 गुना बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट 100 गुना कम हो गया। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए फोर्स 100 गुना बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट 100 गुना फिर कम हो गया, तो वर्क सेम है, तो एनर्जी कंजर्व्ड है। तो अगर आपको फोर्स में फायदा होता है, अगर फोर्स में फायदा होता है तो डिस्प्लेसमेंट में नुकसान होता है, इतना याद रखना। हो गया कंसेप्ट, डन। लेट्स मूव अहेड। इन अ कार लिफ्ट वगैरह सेम है, ये लॉजिक आपको आ जाना चाहिए, बहुत आसान है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर, ये पूरा स्किप करना है। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, अरे एक ही सवाल था क्या पूरा? लेट्स स्टार्ट विद सरफेस टेंशन। डायमेंशंस ऑफ द सरफेस टेंशन आर, अरे सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स बाय लेंथ होता है ना। फोर्स का डायमेंशन पता है, L1 M1 T-2, इसको लेंथ से डिवाइड कर दो, L1 से, L1 उड़ गया, L0 आना चाहिए, M1 T-2 आना चाहिए, M1 T-2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड इज हाउ मच, या कौन से डायरेक्शन? 18वां सवाल, 18वां सवाल, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड इज हाउ मच। प्लीज इतना याद रखना, अगर आप लोग लिक्विड के अंदर की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया था? सरफेस के जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल पे हमेशा नेट फोर्स रहता है, याद रखना, सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स रहता है हमेशा हमेशा। लेकिन इनसाइड मॉलिक्यूल्स में नेट फोर्स 0 रहता है। अंदर के स्टेबल रहते रे, अंदर के स्टेबल रहते, बाहर के अनस्टेबल रहते, तो आंसर इज 0। नेक्स्ट, स्मॉलर ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड आर जनरली मोर स्फेरिकल देन लार्जर ड्रॉप्स, बिकॉज छोटे ड्रॉप्स लिक्विड के ज्यादा स्फेरिकल क्यों होते हैं? क्योंकि देखो ऑप्शन, फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपना प्रीडोमिनेट्स द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन प्रीडोमिनेट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या क्वेजी फोर्स प्रीडोमिनेट्स द एडहेसिव फोर्स। इतना याद रखना, इतना याद रखना, जब आपका ड्रॉप छोटा लेते हो तो प्लीज लुक एट द लेंथ। यहां पे मॉलिक्यूल से एक दूसरे के नजदीक है, जब मॉलिक्यूल से एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है,
देखो ना यहाँ पे डिस्टेंस कम है ना, अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो इनका अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इनका अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। अगर आपने एक बड़ा ड्रॉप लिया तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल इतने दूर के मॉलिक्यूल पर अट्रैक्शन नहीं डाल सकता, बट यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इतने दूर के मॉलिक्यूल पर अट्रैक्शन डाल सकता है। तो ये केस में सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स रहेगा वो कम रहता है, और छोटे वाले में फोर्स ज्यादा रहता है। तो आंसर इज फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन प्रीडोमिनेट्स, मतलब ग्रेविटी से ज्यादा फोर्स ऑफ टेंशन इफेक्टिव है। Next, Fc and Fa denote cohesive and adhesive force on a liquid molecule near the surface of the solid. The surface of the liquid is convex. अभी शेप का याद रखना, ये वॉल है, ठीक है, और लिक्विड का सरफेस आपका कॉन्वेक्स है, तो ऐसा है। ऐसा क्यों हुआ, पहले सोचो, पहले सोचो ऐसा क्यों हुआ। मान लो लिक्विड स्ट्रेट रहता, लिक्विड स्ट्रेट रहता मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्सेस लग रहा है वही फोर्सेस इधर लग रहा है, बराबर। लेकिन रियलिटी में लिक्विड ऐसा है कॉन्वेक्स में, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन ये मॉलिक्यूल जो इधर पे था वो अंदर की ओर पे जाने की कोशिश करे, ऐसे मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर पे जाने की कोशिश करे। कॉन्वेक्स में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहता है, कोहेसिव फोर्स मोर देन एडहेसिव फोर्स। अगर एडहेसिव ज्यादा है, मान लो कि चिपकाने वाला फोर्स ज्यादा है, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर उठ जाता है। क्यों, बाकी मॉलिक्यूल्स को पानी के मॉलिक्यूल्स नीचे खींच रहे, बट इस मॉलिक्यूल को दीवार ज्यादा खींच रहे, तो ये ऊपर ही चिपक गया, बाकी नीचे दब गए। तो जब भी याद रखना, आप लोग का कॉन्केव सरफेस दिखता है ना, कॉन्केव सरफेस, तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा रहता है। एडहेसिव मतलब क्या होता है, एडहेसिव मतलब मटेरियल जो पानी पे डाल रहे हैं, दूसरे दूसरे मटेरियल्स, अरे जैसे कि फेविकॉल को एडहेसिव बोलते हैं, मालूम ना, फेविकॉल को एडहेसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे मटेरियल्स को चिपकाता है। वैसे एडहेसिव फोर्स का मतलब है ग्लास पानी पे कितना फोर्स डाल रहा है, एडहेसिव। तो जब कॉन्केव सरफेस रहता है ना, तो ग्लास का फोर्स पानी के फोर्स से ज्यादा है, एडहेसिव मोर देन कोहेसिव। और उसका ठीक उल्टा, जब शेप कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, तो दैट मींस पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स डाल रहा है एज कंपेयर टू ग्लास का मॉलिक्यूल, तो कोहेसिव इज मोर देन एडहेसिव। अभी देखो, एडहेसिव इज मोर देन कोहेसिव रॉन्ग, एडहेसिव इक्वल्स टू कोहेसिव रॉन्ग, एडहेसिव लेस देन कोहेसिव ये हो सकता है, एडहेसिव मोर देन कोहेसिव रॉन्ग। ऑप्शन इज सी, है ना समझ में। नेक्स्ट, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, ये असर्शन रीजनिंग छोड़ दो, जरूरी नहीं। 23rd, चलो लल्लू सवाल रहते। A square wire frame of length L is dipped in a liquid. On taking out, a membrane is formed. If the surface tension of the liquid is T, then force acting per unit length of the frame is how much? अब देखो, मेरे पास एक स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है, स्क्वायर फ्रेम है मेरे पास। अब इस स्क्वायर को मैंने अगर लिक्विड में डाल के बाहर निकाला तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन गया, फिल्म बन गया, फिल्म। अगर आप इसको सामने से देखोगे ना 2D में, ये तो आपको 3D में दिख रहा है, अगर आप इसको 2D में देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा, ये फ्रेम है, और इस फ्रेम के ऊपर जो फिल्म बनता है वो ऐसे बनता है, ऊपर भी फिल्म बनता है, नीचे भी फिल्म बनता है, दोनों साइड पे, दोनों साइड पे। दैट मीन्स यू कैन से कि सर यहाँ पे ऊपर भी लेयर कांटेक्ट में है, ऊपर के मॉलिक्यूल, सर ऊपर के मॉलिक्यूल्स भी कांटेक्ट में है, और सर नीचे के मॉलिक्यूल्स भी कांटेक्ट में। लॉजिक समझ रहे हैं ना, ऊपर के मॉलिक्यूल्स भी कांटेक्ट में, नीचे के मॉलिक्यूल्स भी कांटेक्ट में। तो आपको बोला है कि देन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्रेम इज हाउ मच। अभी इस फ्रेम के एक लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, इतने लेंथ पे, तो दैट विल बी इक्वल टू 2t। ऐसा क्यों, अगर आप सोचो ना, इस फ्रेम के बारे में सोचो, इस फ्रेम के एक साइड पे फोकस करो, एक साइड पे ऊपर भी मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, नीचे भी मॉलिक्यूल्स अटैच है, तो ये लेंथ डबल लेंथ, तो इसलिए 2t हो गया। लॉजिक समझे ना, डबल। अगर टोटल पूछा होता, टोटल फोर्स कितना है, टोटल टोटल फोर्स, तो फ्रेम के चारों ओर पे 4l, फ्रेम के बाहर के भी चारों एंड पे 4l, तो 8l आता, तो इस 8t आता, 8tl। ठीक है, लॉजिक समझ रहे हैं। 23rd हो गया, देन 24th, और स्क्वायर फ्रेम ऑफ लेंथ l। अभी ये देखो, ये फ्रेम है, वापस से प्लेट और फ्रेम में डिफरेंस होता है। फ्रेम मतलब जिसके अंदर होल होता है, फ्रेम मतलब जिसके अंदर होल होता है, जैसे फोटो फ्रेम, फ्रेम इसके अंदर इतना होल और इतना पार्ट बाउंड्री। A square frame of length L is immersed in soap solution and taken out. The force experienced by the square plate is how much? अब यहाँ पे कितना आंसर रहेगा, सीधी बात है, पूरे आपको फ्रेम पे पूछा है फोर्स कितना है, तो यार देखो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, इधर पे कांटेक्ट में है मॉलिक्यूल्स, यस, इधर पे कांटेक्ट में है मॉलिक्यूल्स, तो 4l हो गया। इधर पे है कांटेक्ट में, यस, इधर पे भी कांटेक्ट में, तो इधर भी 4l हो गया। तो फोर्स इक्वल्स टू टेंशन इनटू टोटल लेंथ, लेंथ कितना 8 है ना, तो टेंशन इनटू 8l, तो 8tl। लास्ट टाइम पे क्या था, एक साइड पे बोला था, तो दैट इज 2tl।
और आपको पर यूनिट लेंथ बोला था लास्ट टाइम पे, पर यूनिट लेंथ, तो सिर्फ 2t आया, यहाँ पे सिर्फ बोला है फोर्स 8TL। आए समझ में? इजी था ना? नेक्स्ट 25th, the maximum force in addition to the weight required to pull a wire frame 5 centimeter long from a water surface at the temperature of 20 degrees Celsius, ये छोड़ दो, ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं, इसी बेवकूफ बनाने के लिए ये छोड़ दो, is 729, ये फोर्स है। देन द सरफेस टेंशन इज हाउ मच? टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स सॉरी क्लास, एक कॉल आ गया था एक्चुअली दोस्त का, बोल रहा कि मैच का टिकट है, जा रहे क्या देखने ऐसा कुछ, सॉरी। ओके, हमारा हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग इधर पे थे। हाँ, द मैक्सिमम फोर्स इन एडिशन टू द वेट रिक्वायर्ड टू पुल अ वायर फ्रेम, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रॉम अ वाटर सरफेस एट द टेम्परेचर इज दिस मच। फोर्स दिया है और लेंथ दिया है, आपको बोला है फाइंड आउट द टेंशन। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, बराबर। टेंशन का फॉर्मूला इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे अगर आप लोग आंसर निकालोगे तो क्या आएगा? अभी एक चीज याद रखना, मैंने आपको 10 बार बोला है, लेक्चर में भी बोला है, अगर मान लो ये बकेट है, इसके अंदर मैंने एक रॉड डाल दिया, तो उस रॉड का मोटापा रहता ना, अगर आप इसको 3D में देखोगे, अगर आप इसको 3D में देखोगे तो यू विल रियलाइज, इसको सामने से देखो, ये रॉड जो है, रॉड, ये रॉड पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ के मॉलिक्यूल्स भी कांटेक्ट में है और यहाँ के मॉलिक्यूल्स भी कांटेक्ट में है। तो टोटल कांटेक्ट में लेंथ कितना हो गया? L की 2L, इधर पे लेंथ, इधर पे लेंथ, दोनों साइड पे लेंथ है ना, सो दैट इज 2L इज इन कांटेक्ट। तो टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाय 2L, दैट्स इट। फोर्स कितना है? 720 डाइन। लेंथ कितना है? 2 into 5, 10 सेंटीमीटर, सो दैट इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। Next, the force required to separate two glass plates of area this much with a film of water 0.05 mm thick between them is how much? हाँ, ये मैंने शायद से चिंचोड़ ब्रांच में फॉर्मूला बताया था, शाहूनगर ब्रांच में फॉर्मूला नहीं बताया था। ध्यान देना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब भी आपके पास दो प्लेट्स रहते ना बच्चों, जब भी दो प्लेट्स रहते तो यहाँ पे पानी एक फिल्म बनाता है, और पानी ऐसा फिल्म बनाता है, इधर पे कौन, यहाँ पे ऐसा शेप रहता है, यहाँ पे ऐसा, दोनों जगह सिलिंड्रिकल शेप रहता है और ऐसा रहता है फिल्म। अभी सीधी बात है, इनके बीच का गैप d है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस फिर कितना हो जाएगा? रेडियस विल बी इक्वल टू d/2, रेडियस विल बी इक्वल टू d/2। अब आपको फोर्स निकालने का, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला ध्यान देना, फोर्स का फॉर्मूला रहता है टेंशन इनटू लेंथ, बराबर, विच इज नथिंग बट, ध्यान दो, टेंशन इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैंने लिया लेंथ है ना, लेंथ है ना, इधर पे मैंने क्या किया, इसको ऊपर ब्रेथ से मल्टीप्लाई, नीचे भी ब्रेथ से मल्टीप्लाई, तो लेंथ इनटू ब्रेथ बाय ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया होता है, तो टेंशन इनटू एरिया बाय ब्रेथ या विड्थ। ये कितना विड्थ है अगर आप देखा जाए तो ये आपका सर्कुलर लेना है, आपको सर्कुलर सरफेस, तो इट इज नथिंग बट आधा ऑफ डायमीटर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो आप लोग, हेडेक नहीं है, इसका प्रूफ आपको लेके फायदा नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला इज दिस, ट्वाइस टेंशन into area of plates divided by the separation of the plates। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपका। तो ये टेंशन, आप ये फॉर्मूला आपको याद रखने का डायरेक्टली, ट्वाइस टेंशन इनटू एरिया बाय डी। यहाँ पे फॉर्मूला डाल दो, आपको फोर्स निकालने का, तो 2 इंटू टेंशन कितना है? 70 इंटू 10⁻³ एरिया कितना है? 10⁻²। सेपरेशन कितना है? 0.05 mm को मीटर में बनाने के लिए 10⁻³, ठीक है, 10⁻³ और 10⁻³ उठ गया, ठीक है, तो 7 to the 14 140 इंटू 10⁻² और नीचे 0.05, बराबर ना। अब 0.05 को 5 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा?
0.05 को 5 बनाने के लिए लोन लेना पड़ेगा 2 का, तो 10⁻², तो 10⁻², 10⁻² कट, 5 2 10, आंसर आ जाएगा आपका 28। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A disk of paper of radius r is floating on the surface of water of surface tension T. If r is equals to 20 centimeter and T is equals to this much, then force of surface tension on the disk is how much? सोचो थोड़ा। एक डिस्क है, हाँ, डिस्क और रिंग में एक फर्क होता है। अगर आपको रिंग बोला गया, रिंग, तो रिंग मतलब सिर्फ जिसका आउटर मेम्ब्रेन है, तो मॉलिक्यूल्स अंदर भी पानी के कांटेक्ट में रहेंगे उसको, और मॉलिक्यूल्स बाहर भी कांटेक्ट में रहेंगे, तो डबल लेंथ रहता है। लेकिन अगर डिस्क बोला, तो डिस्क में क्या होता है, डिस्क में मॉलिक्यूल सिर्फ बाहर के कांटेक्ट में रहते हैं पानी के, इसके साथ सिर्फ बाहर के, ये फर्क है। तो इसमें डिस्क में लेंथ एल रहेगा, रिंग में लेंथ 2L रहता है, इतना याद रखो। यहाँ पे डिस्क है, रेडियस दिया है, फ्लोट हो रहा है, टेंशन दिया है, रेडियस दिया है, टेंशन दिया है, then the force is how much? तो force is equal to tension into only one circumference 2 pi r, इतना याद रखो। अगर रिंग रहता था ना, तो टेंशन इंटू डबल ऑफ 2 pi r रहता था रिंग के केस। लॉजिक समझ रहे हैं ना क्यों? तो यहाँ पे डायरेक्टली टेंशन इंटू 2 pi r आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। ओह, कैपिलरी सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन में कैपिलरी कैसा है? चलो देखते हैं। वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब, एक सेकंड, हाँ, water rises in a capillary tube to a certain height such that the upward force due to the surface tension is balanced by a force of this much. Upward force equals to downward force due to the weight of the liquid. If the surface tension of the water is this much, then the inner circumference of the capillary must be how much? क्या अच्छा सवाल, एकदम अति सुंदर, अति 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 सुंदर सवाल। एक कैपिलरी ट्यूब है, इसमें लिक्विड ऐसा, मालूम है ना, लिक्विड ऐसे ऊपर उठता है, दैट मीन्स की टेंशन की वजह से अपवर्ड फोर्स इधर है। अब ये जो अपवर्ड फोर्स है बिकॉज ऑफ टेंशन, वो कितने लेंथ पे? अखे सर्कमफरेंस पे लग रहा है ना, हर एक मॉलिक्यूल को ऊपर खींच रहा है। दैट मीन्स अपवर्ड फोर्स विल बी इज इक्वल टू, पहले तो डाउनवर्ड फोर्स, ये समझा ना क्यों? ऊपर का फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल फिर क्यों है? यहाँ पे वर्ड दिख रहा है, बैलेंस्ड। वाटर इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या है? अपवर्ड फोर्स है क्यों? टेंशन की वजह से। तो अपवर्ड फोर्स इज टेंशन इनटू लेंथ विच इज 2 पाई आर, शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। और डाउनवर्ड फोर्स कितना है? डायरेक्ट दिया है, is balanced by a force of this much. तो downward force is 75 into 10 raised to -4, और टेंशन भी दिया है 6 into 10 raised to -2, 6 into 10 raised to -2 into, और आपको सर्कमफरेंस ही पूछा है ना डायरेक्टली, तो इसकी जगह पे डायरेक्टली सर्कमफरेंस बोल दो ना, will be equal to 75 into 10 raised to -4। इसको सॉल्व कर देने का, इसको इधर भेज देने का, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A wire ring of diameter 14 centimeter is gently lowered to a liquid surface and then pulled up. When the film just breaks, the force required is this much, then the surface tension of the liquid is how much? Again the same logic, बहुत आसान। Force equals to tension into length, बराबर। लेंथ कितना है? बस इतना समझना, रिंग है कि डिस्क है? रिंग है। रिंग की खासियत क्या होती है? रिंग की खासियत होती है कि बाहर भी मॉलिक्यूल्स उसको अटैच है पानी को, रिंग को, और अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल्स रिंग को अटैच है। तो फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इनटू ट्वाइस द लेंथ। और एक लेंथ कितना होता है? सर्कमफरेंस होता है ना, 2 पाई आर। ये फोर्स का फॉर्मूला, टेंशन इनटू 2 टाइम्स सर्कमफरेंस। आ गया आंसर डायरेक्ट। आपको टेंशन निकालने का, तो टेंशन विल बी फोर्स बाय लेंथ। फोर्स एज इट इज, लेंथ का क्या है? डबल ऑफ द सर्कमफरेंस। इसको सॉल्व कर देने का आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक सेकंड, मुझे थोड़ा पानी पी लेने दो। Okay, now we are back in the game. Let's wind it up. कहाँ पे थे हम लोग रे? वायरिंग डायमीटर जेंटली लोअर्ड हो गया था ना। फिर नेक्स्ट, a ring of radius of this much is floating on the surface of water. If the surface tension of the water is this much, then the force required. Same है, stupid questions, repetitive है। A glass tube of inner diameter दिया है and thickness दिया है, is held vertically with its lower end immersed in water. The downward pull on the tube due to the surface tension is how much? अभी ये थोड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। क्यों? ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार। बहुत बार क्या होता है पता है क्या? रुको, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन बना के सिखाता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड कर देगा।
देखो गाइस, द लॉजिक इज, बहुत बार आप लोगों को, बहुत बार ट्यूब का थिकनेस निग्लिजिबल दिया जाता है, बहुत बार। अगर मान लो यहाँ पे मैं बोल दूं, अगर मैंने बोलूं कि थिकनेस इज निग्लिजिबल, हाँ, थिकनेस इज निग्लिजिबल, अगर ऐसा मैंने बोला होता कि थिकनेस इज निग्लिजिबल, और मैंने इसको पानी में डाल दिया, तो क्या होगा ना, पानी के मॉलिक्यूल्स इसको कहाँ पे अटैच्ड है, अगर इसका थिकनेस निग्लिजिबल है, बहुत ही पतला, ये ग्लास का, तो अगर आप इसको नोटिस करोगे ना, इसको 3D में, अगर आप इसको 3D में नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स इधर पे भी अटैच्ड है और लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाहर भी अटैच्ड है ना। अगर ग्लास को मैंने पानी के अंदर डाला है, तो अंदर भी ग्लास के पानी है और बाहर भी ग्लास के पानी है, देखा जाए तो, बराबर ना। सो दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला विल बी टेंशन इनटू द डबल द सर्कमफरेंस, तो ये आंसर आता था। बट यहाँ पे थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे कैसा सीन है, ये आपका इनर डायमीटर है ग्लास ट्यूब का, ये ग्लास ट्यूब का इनर डायमीटर है और ये ग्लास ट्यूब का आउटर डायमीटर है, ये ग्लास ट्यूब का आउटर डायमीटर है, लाइक दिस। तो अब यहाँ पे पानी कहाँ कहाँ पे है, तो आप लोग बोलोगे सर पानी अंदर के लेयर में भी है और सर पानी बाहर वाले लेयर में भी, ठीक है ना। बाहर वाले लेयर में जो पानी है उसका लेंथ अलग है, अंदर वाले लेयर में जो पानी है उसका लेंथ अलग है। फॉर्मूला यही है, द ओनली थिंग इज अपवर्ड फोर्स इज बिकॉज ऑफ अंदर का लेयर ऑल्सो, अपवर्ड फोर्स इज बिकॉज ऑफ बाहर का लेयर ऑल्सो। सो टोटल फोर्स विल बी इक्वल्स टू, अंदर के लेयर का फोर्स इज टेंशन इंटू 2πr1, बाहर का फोर्स इज टेंशन इंटू 2πr2, दोनों का रेडियस अलग है इसलिए। अगर थिकनेस निग्लिजिबल रहता, अगर आपका थिकनेस निग्लिजिबल रहता, तो 2πr सेम होता, तो t इंटू 2πr प्लस t इंटू 2πr, दैट इज t इंटू डबल द सर्कमफ्रेंस, t इंटू 4πr, तभी आंसर आता। लॉजिक समझ में आ रहा है ना। बट यहाँ पे ऐसे सॉल्व करने का, बिकॉज इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर अलग अलग दिया है, दैट्स व्हाई। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग इट। नेक्स्ट 30 सेकंड। A wooden stick 2 meter long is floating on the surface of water. The surface tension of the water is this much. By putting the soap solution on one side of the stick, the surface tension is reduced to this much. Then the net force on the stick will be how much? 33rd. Think about it. कैसे करेंगे? मैंने आपको सिखाया था, मैंने कैसा सिखाया था, ध्यान देना। रुको, इसको मैं पूरा ब्लैक स्क्रीन बना के बता देता हूँ। अभी आपके लिए मुझे कॉम्पिटिटिव का भी रिकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल उतना डिफिकल्ट लग नहीं रहा है, सब 42 ही है, कॉम्पिटिटिव लेना ही पड़ेगा। बट खैर कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी मुझसे कॉम्पिटिटिव हुआ भी नहीं ना, तो भी बाद में आप लोग का कॉम्पिटिटिव भी अलग से रिकॉर्डिंग में कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव इट पैरेलली। नहीं हुआ तो क्रिटिकल तो अभी के अभी मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़ा सा शायद से समय लग सकता है, रुकावट के लिए खेद है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बकेट है, इस बकेट पे मैंने एक लकड़ी का ब्लॉक रख दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़े में दिखाता हूँ। ये लकड़ी का ब्लॉक है, पानी है, पानी ऐसे अटैच्ड है, ठीक है, ऐसे पानी फिर कहीं पे तो रहेगा रखा हुआ बकेट वकेट में। तो यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स इधर भी अटैच्ड है, पानी के मॉलिक्यूल्स इसके पीछे भी अटैच्ड है। अगर आप इसको सामने से देखोगे तो सामने से ये है और पानी किधर है, तो पानी इधर पे है और पानी इधर पे, ये मॉलिक्यूल भी है, ये मॉलिक्यूल भी है, बराबर है ना। नाउ ये मॉलिक्यूल ये वाले साइड पे भी फोर्स डालते हैं, ये वाले साइड पे भी फोर्स डालते हैं, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, टेंशन इंटू 2L। लेकिन अगर एक साइड पे आप लोग देखोगे तो पानी है और दूसरे साइड पे ऑयल है, तो सीधी बात है, एक साइड का फोर्स अलग है, दूसरी साइड का फोर्स अलग है, एक साइड का फोर्स अलग, दूसरी साइड का फोर्स अलग। तो नेट फोर्स अगर आप देखोगे, अब इस केस में क्या होता है, एक साइड से फोर्सेस इधर डालेंगे, एक साइड से फोर्सेस इधर डालेंगे, पानी का फोर्स ज्यादा है तो इधर पे फोर्स ज्यादा रहेगा, यहाँ पे फोर्स कम है ऑयल का तो इधर पे फोर्स कम रहेगा। अगर इधर पे भी पानी रहता ना तो लेफ्ट फोर्स राइट फोर्स इक्वल रहता है, बैलेंस रहता। लेकिन एक साइड पे ऑयल लगाने से क्या हो गया, इधर का फोर्स ज्यादा है और इधर का फोर्स कम है, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इधर पे हिलने लगता है। आपको पता है बचपन में ऐसा कोई बोट था, बचपन मतलब मेरे बचपन में ऐसा एक बोट था जिसमें कि वो बोट पानी में रखा तो हिलने लगता, तो ये लॉजिक उस पर बेस्ड है कि एक साइड पे फोर्स ज्यादा, एक साइड पे फोर्स कम। तो नेट फोर्स नथिंग बट फोर्स बिकॉज ऑफ वाटर माइनस फोर्स बिकॉज ऑफ ऑयल। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन इंटू लेंथ। अब पानी का एक ही साइड पे लेंथ है ना, तो T इंटू एल माइनस फोर्स ऑफ ऑयल इज T इंटू लेंथ। यहाँ पे लेंथ अगर टोटल मान लो दोनों सेम रहता था ना, अगर तो टोटल फोर्स रहता था अपवर्ड T इंटू 2L, बट यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे पानी और ऑयल अलग अलग है।
अलग अलग, तो एक साइड पे अलग फोर्स, एक साइड पे अलग फोर्स, दोनों फोर्स का झगड़ा चालू है, तो इनको माइनस कर देने का। तो लेंथ को कॉमन निकालो, अंदर क्या आएगा, टी वाटर माइनस टी ऑयल इनटू लेंथ, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, a clean glass plate of length 9.8 centimeter, breadth this much and thickness this much is suspended vertically with its long side horizontal and with half the side immersed. The pull due to surface tension will be how much? प्लेट है, मतलब सीधी बात है, सिर्फ बाउंड्री रहेगा उसका। अब आप लोग को इतना रियलाइज करने का है कि प्लेट है, इसका लेंथ है इतना ज्यादा, ब्रेथ इतना और थिकनेस बहुत ही कम, 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है, ये 0.2 सेंटीमीटर। एंड आपने ऐसे सस्पेंड किया विथ इट्स लॉन्ग साइड हॉरिजॉन्टल एंड विथ हाफ द साइड इमर्स्ड, हाफ द साइड इमर्स्ड, दैट मीन्स कि आपके पास जो लॉन्गर साइड है वो हॉरिजॉन्टल है 9.8 सेंटीमीटर का, और मेरा ये वाला जो ब्लॉक है ये इसका 4 सेंटीमीटर का विड्थ है, और इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस इज 0.5 mm या 0.5 सेंटीमीटर। मैंने इसको हाफ इमर्स किया, इट डजंट मैटर हाफ है कि 1/4, उससे फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज कि कितना मटेरियल फिर कांटेक्ट में, ये वाला मटेरियल है कांटेक्ट में, यस, ये साइड का लेंथ है, हाँ है, इसके पीछे का भी लेंथ रहेगा ना, ये ब्लॉक के पीछे भी तो पानी है, तो 2L हो जाएगा। वैसे ही ये साइड का थिकनेस, ये साइड का थिकनेस, ये दोनों भी है, तो 2 इंटू थिकनेस, ये दोनों है, तो टोटल लेंथ इन कॉन्टेक्ट इज हाउ मच, इट इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। जब मैंने ब्लॉक को पानी में रखा है तो पानी इधर पे भी अटैच्ड है, पानी बाजू में भी अटैच्ड है, पानी पीछे भी अटैच्ड है, पानी ये बाजू में भी अटैच्ड है, तो चारों ओर से अटैच है ना, सो इट इज नथिंग बट द टोटल लेंथ विल बी हाउ मच, टोटल लेंथ विल बी नथिंग बट लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेथ, यहाँ पे वो थिकनेस लेने का और इसको मल्टीप्लाई कर देने का टेंशन से, आपको आंसर आ जाएगा फोर्स का। फिर a soap bubble in vacuum has a radius of this much and another soap bubble in vacuum has a radius of this much. If the two bubble coalesce under the isothermal condition, then the radius of the new bubble is how much? Okay, सबसे पहले आइसोथर्मल का लॉजिक क्या होता है? आइसोथर्मल मतलब कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अभी आप लोग फॉर्मूला लगाओ, PV is equals to nRT, नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो क्या बचेगा, P1 V1 will be equals to P2 V2। नॉर्मली अगर मान लो टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट तो ये फॉर्मूला लगाने का, P1 V1 by T1 will be equals to P2 V2 by T2। अगर टेम्परेचर नहीं है कांस्टेंट तो वो भी इधर भेजने का, और N और R तो कांस्टेंट ही रहता है, R इज द गैस कांस्टेंट वगैरह, तो ये फॉर्मूला खैर आपके पास P1 V1 by T1, यहाँ पे तो टेम्परेचर सेम है, तो P1 V1 equals to P2 V2। अब इस क्वेश्चंस में आप लोगों को डायरेक्ट एक शॉर्टकट है, डायरेक्ट एक शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट क्या है, वेरी सिंपल। जब दो सोप बबल वैक्यूम में मिक्स हो रहे होते हैं, ठीक है, देन रेडियस ऑफ द न्यू बबल इज हाउ मच। अब ध्यान से देखना, एक छोटा बबल है, एक बड़ा बबल है, दोनों मिक्स होने के बाद एक कॉमन बबल बनने वाले, एक कॉमन बबल आपका बनने वाला है, बराबर है। सो द नेट रेडियस का फॉर्मूला इज दिस मच, रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर, पाइथा बाबा याद कर लो, बस काम खत्म, इसका प्रूफ आपको जानने की जरूरत नहीं, इतना याद रखना, नेट रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर। आएगा समझ में? इसका लॉजिक बड़ा आसान है, आपको सरफेस एरिया को मैच करने का, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया 4 पाई r1 स्क्वायर प्लस 4 पाई r2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई इनटू बिग r स्क्वायर। देयरफॉर 4 पाई को कैंसिल करो तो बिग r स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर या बिग r इक्वल टू रूट ऑफ r1 प्लस r2, ये आंसर आएगा। डायरेक्ट फार्मूला रटा मारो, हेडेक नहीं है, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, तो ये मार्क कर लेना आपके बुक में, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें आपको नया एक फॉर्मूला सीखने मिला, जब भी कुछ नया फॉर्मूला सीखने मिला जो बोर्ड्स में नहीं पढ़ाया था, मार्क कर लेने का। अगला सवाल, two soap bubbles of radius r1 and r2 equal to 4 cm and 5 cm are touching each other over a common surface s12, then its radius is how much? ठीक है, ये पहला सोप बबल है, दूसरा सोप बबल है, दोनों भी कॉमन पॉइंट पे टच कर रहे, ठीक है, कॉमन पॉइंट पे टच कर रहे, उस टाइम पे क्या करने का, ठीक है, देन आपको बोला इट्स रेडियस इज हाउ मच। जब भी बच्चों ऐसा सवाल आता है, हाँ, जब भी आपका ऐसा सवाल आता है तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करने का, पैरेलल का मालूम है ना, रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला लॉजिक, रेजिस्टेंस इन पैरेलल वो लॉजिक लगाने का, 1 by r net will be nothing but 1 by r1 minus 1 by r2, ऐसे याद रखो।
1 by r net इक्वल टू 1 by r1 माइनस 1 by r2। तो 1 by r net सिर्फ पैरेलल में अपन ऐड करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला। तो 1 by r1 माइनस 1 by 2 डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r2 माइनस r1 अपॉन r1 इंटू r2, रेसिप्रोकल ले लो। तो r net विल बी r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट यूज करने का, ठीक है। तो ये भी एक नया शॉर्टकट मिल गया, ये भी याद रख लेना। ये दो फॉर्मूलेज हमको सीखने मिले आज, 35th क्वेश्चन और 36th क्वेश्चन, दोनों स्टार क्वेश्चन से, क्योंकि कुछ नया फॉर्मूला सीखने मिला, जरूरी भी है। Next, two drops of equal radius coalesce to form a single drop under isothermal condition. Then the radius of such drop will be how much? बहुत आसान, बहुत आसान। अभी मैंने क्या बोला, आइसोथर्मल जब भी वर्ड दिखा, आइसोथर्मल, प्लीज याद रखना। बहुत सारे बच्चे इसको क्या रिलेट करेंगे पता है, बहुत सारे बच्चे ये रिलेट करेंगे, जैसे मैंने आज टॉपिक सिखाया था, दो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिला के एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, तो अपन वॉल्यूम का लॉजिक लगाते हैं, आर क्यूब विल बी इक्वल्स टू एन आर क्यूब, वो वाला। तो फिर r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n इंटू स्मॉल r, बराबर ना। ये रॉन्ग है। ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज होता है जब एनर्जी लेन देन होता है, जब एनर्जी गेन या फिर एनर्जी लूज करता है, तब। यहाँ पे क्या वर्ड दिया है, आइसोथर्मल दिया है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाने का। आइसोथर्मल का फॉर्मूला r net will be equals to root of r1 square plus r2 square, दोनों का रेडियस r है, रूट ऑफ r square plus r square रूट ऑफ 2r square square root of 2r, तो r net will be root 2 of r, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। रूट 2 मतलब 1.4r। असर्शन रीजनिंग इग्नोर कर दो। नेक्स्ट 39, इफ t is the surface tension work done in blowing a soap bubble of radius r is how much? देखो भाई, आप लोगों को मैंने सिखाया था, बबल को फ्रॉम जीरो बना रहे हैं हम लोग, फ्रॉम जीरो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नथिंग बट टी इंटू डी है ना, टी इंटू डी है। डी है मतलब क्या, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अगर आप लोग बबल को जीरो से बना रहे हो तो इनिशियल एरिया इज जीरो, सो वर्क डन विल बी सिर्फ टी इंटू फाइनल एरिया, और टी इंटू हाउ मच इज एरिया, बबल है, बबल 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 में कितना एरिया रहता है, बाहर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर का भी एरिया रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बबल में बाहर भी एटमॉस्फेयर रहता है, बाहर भी एटमॉस्फेयर अटैच्ड है, और बबल के अंदर के थिकनेस के यहाँ पे अंदर भी एटमॉस्फेयर अटैच्ड, और इसका थिकनेस निग्लिजिबल है, तो दोनों आर सेम है। तो इसीलिए टेंशन इनटू ट्वाइस एरिया, which is tension into twice into area 4 pi r square, which is 8 t pi r square, या 8 pi r square t, सी आंसर। है समझ में। नेक्स्ट, if work done is w in blowing the bubble of radius r from a soap solution, then the work done in blowing a bubble of radius 2r from the same solution is how much? थोड़ा सा सोचो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या सीखा मैंने आपको, वर्क डन का फॉर्मूला इस यहाँ पे बबल या ड्रॉप हो, टी इंटू डी है, टी इंटू a2, क्योंकि a1 तो जीरो है। एरिया का फॉर्मूला इधर पे क्या है, बबल है, तो ट्वाइस इंटू एरिया, तो 2 इंटू टी इंटू एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर टी। वर्क डन, 8 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट, क्या बचा, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस आपका कितना हुआ है, रेडियस आपका डबल है, तो वर्क कितना होगा, रेडियस आपका बढ़ा है इंटू 2 से, तो वर्क क्या होगा, वर्क भी बढ़ेगा बट इंटू 2 के स्क्वायर से, क्योंकि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो 4 गुना। अगला सवाल, एनर्जी नीडेड इन ब्रेकिंग अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इनटू एन ड्रॉप्स। आज का टॉपिक है, आज सिखाया था मैं आज, और मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, हमेशा चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला था 4 पाई, बड़े आर के टर्म्स में, बड़े आर के टर्म्स में 4 पाई आर स्क्वायर टी इंटू क्यूब रूट ऑफ एन माइनस 1। दिख रहा है क्या कहीं पे ये फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर टी नहीं दिख रहा, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया। अब थोड़ा सा ठंडे दिमाग से जाओ, ये फॉर्मूला बना कैसे था, चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला इज टी इंटू डी ए, विच इज नथिंग बट टी इंटू एरिया ऑफ ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स का ज्यादा एरिया होता है, माइनस एरिया ऑफ एक बड़ा ड्रॉप, तो टी इंटू एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर ड्रॉपलेट्स का, बट ड्रॉपलेट्स बहुत सारे होते हैं ना, तो n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ एक बड़ा ड्रॉप क्या होता है 1 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। 4 पाई को कॉमन निकालो, टी को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब मैच हो रहा है, एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मैच हो रहा है, काम खत्म। देखा क्या, बहुत आसान था, एक जुगाड़ करने आना चाहिए था, बस काम खत्म। अगला सवाल, the work done in increasing the size of soap film from this much to this much, this much to this much is this much, the surface tension of the film is how much? क्या लग रहा है कैसे करने का, अरे बहुत आसान है, क्या बोला मैंने, dw का फॉर्मूला क्या होता है, t इंटू डी होता है,
टी इंटू डी होता है। आपको क्या निकालना है, आपको वर्क दिया है और आपको एरिया दिया, आपको टी निकालने का, तो टी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एरिया। वर्क कितना दिया है, वर्क दिया है 3 इंटू 10⁻⁻⁴। एरिया का चेंज मतलब क्या, A2 माइनस A1। एक खाली सीक्रेट है जहां पे बच्चों से गलती हो जाती है, एक गलती हो जाती है, क्या पता है, ध्यान से देखना। लुक एट दिस टू ऑप्शंस, एक 1.5 है, एक 3 है, मतलब इसका डबल, तो कौन सा राइट है। तो फॉर दैट सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है सोप फिल्म। जब भी मान लो मेरे पास एक मेटल वायर है, देखो एक मेटल फ्रेम है, ठीक है, एक मेटल का फ्रेम है मेरे पास ऐसा, इस फ्रेम को मान लो मैंने फिर पानी में डाला है, तो इसके ऊपर एक फिल्म बनेगा, बराबर। इस फ्रेम को ना, इसको हॉरिजॉन्टल रखो, ये फ्रेम को वर्टिकल रखा है मैंने, वर्टिकल, जैसे बुक को वर्टिकल रखता है ना तो ऐसे दिखता ना बुक, बुक को हॉरिजॉन्टल रखो, हॉरिजॉन्टल ऐसे फिर पतला दिखेगा, बुक को सुला दो। इस बुक के ऊपर फिल्म बनता है, ऊपर भी बनता है फिल्म, नीचे भी बनता है फिल्म। सो एक्चुअली इधर का एरिया भी चेंज हो रहा है, ऊपर का, नीचे का एरिया भी चेंज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे डबल आता है। ये चीज प्लीज याद रखना, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा बहुत बड़ा वाला, ये चीज याद रखना। तो 2 इंटू A2 माइनस 7, हाउ मच इज A1, A1 इज हाउ मच। देखो आपका पहला एरिया फिर कितना था, 10/6, 10/6 मतलब कितना, 60 ना, और फाइनल एरिया कितना है, 10/11, मतलब कि 110। 60 110 दोनों को माइनस कर दो, 110 माइनस 60, और इंटू 2 करने का है, क्योंकि दो दो एरिया है, दो सरफेस क्यों है, दो सरफेस क्यों है, क्योंकि फिल्म है ना, फिल्म है, फिल्म ऊपर भी बनता है नीचे भी बनता है, तो दो सरफेस, तो 2 इंटू ये। अब 110 माइनस 60 50, 50 इंटू 2 100, तो नीचे पूरा 100 है, मतलब आंसर फिर 3 में आंसर आने वाला है, तो 3 इज द आंसर। पावर देखने की जरूरत ही नहीं 10 का, है ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the surface tension of a liquid is 5 Newton per meter if a thin film is formed on a loop of area this much, then its surface energy is how much। आपको टेंशन दिया है, फिल्म है, उसका एरिया दिया है, आपको सरफेस एनर्जी निकालना है। बस इतना याद रखना कि फिल्म है तो दो दो एरिया रहेगा, और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला इज टेंशन इनटू एरिया। अब इनिशियल एरिया फाइनल एरिया ऐसा तो दिया नहीं, बस एक ही एरिया दिया है, तो डायरेक्टली आपको फाइनल एरिया ही लेना है डायरेक्टली। तो टेंशन इंटू 2 इंटू फाइनल एरिया, डायरेक्ट आंसर। दो क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आपका फिल्म है, फिल्म में दो जगह पे बनता है। नेक्स्ट, टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ईच ऑफ रेडियस आर कोइलेस टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल ड्रॉप, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इज हाउ मच। आहा, अति सुंदर सवाल। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन इज्जत से। हाँ, दो छोटे छोटे ड्रॉप्स है मर्क्यूरी के, दो छोटे छोटे ड्रॉप, वो कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पे माइनस नहीं करने का है, माइनस के लिए ये फॉर्मूला था 4πr² t इंटू क्यूब रूट ऑफ n-1, ये नहीं, ये चेंज के लिए। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल है, ठीक है। इनिशियल एनर्जी विल बी टेंशन इंटू ओरिजिनल एरिया, फाइनल एनर्जी विल बी टेंशन इंटू फाइनल एरिया। रेशियो पूछा है तो टेंशन इंटू ओरिजिनल एरिया बाय टेंशन इंटू फाइनल एरिया, टेंशन तो कैंसिल हो गया, ओरिजिनल एरिया फिर कितना था 2 इंटू 4πr², और ये फाइनल एरिया कितना है 1 इंटू 4πr², 4π कट, तो कितना बचा 2r² अपॉन 1r²। अभी बिग आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन है, बिग आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन है, बहुत आसान रिलेशन है, वॉल्यूम तो सेम होना चाहिए पानी का, इधर पे जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम इधर पे होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 स्मॉल आर क्यूब इंटू एन, क्योंकि दो थे तो दो आ जाएगा, शुड बी इक्वल टू इधर पे 4 अपना 4/3 πr³ इंटू 1, 4/3 हो गया, तो आर यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करने का ना, कौन सा अच्छा लग रहा है देखते जरा। यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि कैपिटल R³ इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल r³, मुझे r² चाहिए, तो क्या मैं क्या करूंगा, पहले तो क्यूब रूट ले लो। देखो जुगाड़ देखो अच्छे से, आपका रिक्वायरमेंट क्या है भाई, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट स्क्वायर है, आपका टारगेट स्क्वायर करना है पावर, बट आपके पास क्या है क्यूब है ना, तो क्यूब से पहले तो क्यूब रूट लो, r⁻1 हो जाएगा, और 2 का फिर क्यूब रूट हो जाएगा, द क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू स्मॉल, ये r हो गया। आपको r चाहिए क्या, नहीं आपको r² चाहिए, तो r² क्या हो जाएगा, r² विल बी 2 का क्यूब रूट भी लेना है और 2 का स्क्वायर भी करना है इंटू r²। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 2 का क्यूब रूट भी लेना है और 2 का स्क्वायर भी लेना है, तो 2⁻² इंटू r²।
कैपिटल आर स्क्वायर मिल गया, इधर पे डाल दो. सो आंसर इज, देखो इधर पे आंसर इज, ये 2 था, स्मॉल आर स्क्वायर एज इट इज, कैपिटल आर स्क्वायर इज हाउ मच, 2 रेज टू 2/3 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. आर स्क्वायर उड़ गया, 2 रेज टू 2/3 ऊपर लेके जाओ, तो 2 रेज टू 1 डिवाइड बाय 2 रेज टू 2/3 which is nothing but 2 raised to 1 minus of 2/3 which is 2 raised to 1/3. तो 2 raised to 1/3 आंसर है, 2 raised to 1/3, डी ऑप्शन. आए समझ में? नहीं समझा, रिपीट करके देखो वीडियो, खुद से सॉल्व करो, रिपीट करो, झेप जाएगा, आई कैन बेट ऑन दैट. 4 बार करो, 5 बार करो, बट करो, और ये मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट सवाल था, अच्छा लॉजिक था इसमें, इसलिए. अगला सवाल 44 हो गया. 45. 8,000 drops of water are combined to form a big drop. Then the ratio of final surface energy to initial surface energy is very simple. वापस से ध्यान से देखना, इधर पे फाइनल पूछा है. फाइनल क्या है? एक बड़ा ड्रॉप है ना, तो दैट इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी T इंटू एरिया 4 पाई बिग आर स्क्वायर अपॉन इनिशियल में कितना था, इनिशियल में कितना था, छोटे छोटे ड्रॉपलेट थे, तो T इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन ड्रॉपलेट्स. तो T4 पाई उड़ गया आर स्क्वायर अपॉन एन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. यहाँ तक समझ में आया ना? यहाँ तक समझ में आया, आर स्क्वायर अपॉन एन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. अभी वॉल्यूम इक्वेट कर दो, वॉल्यूम तो सेम रहना चाहिए, एक बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम शुड बी इक्वल्स टू एन स्मॉल ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम. बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल्स टू छोटे ड्रॉपलेट का n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई उड़ गया, आर क्यूब विल बी इक्वल्स टू n इंटू स्मॉल आर क्यूब. मेरे को आर क्यूब चाहिए क्या, नहीं आर स्क्वायर चाहिए, तो पहले तो क्यूब रूट ले लो, तो r विल बी इक्वल्स टू n का क्यूब रूट इंटू स्मॉल आर. मुझे r चाहिए क्या, नहीं r/2 चाहिए, तो स्क्वायर कर लो. देखो पहले मैंने क्यूब रूट लिया, फिर क्यूब रूट लिया, बाद में मैंने इसको स्क्वायर कर दिया. तो अगर आप इसको स्क्वायर कर दोगे तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू n/2/3 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर की जगह ये लिख दो, n/2/3 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन n इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. आर स्क्वायर उठ गया, n को ऊपर भेजो, n को ऊपर भेजो, नहीं तो एक काम करो, ये वाले n को नीचे भेजो, क्योंकि मुझे आंसर दिख रहा है. देखो ऊपर 1 है, नीचे बड़ा नंबर है. एक काम करो, ये n/2/3 को नीचे भेजो, अपना 2/3 को नीचे भेजो, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा n/1 था 1 माइनस 2/3 विच इज नथिंग बट 1 बाय n/1/3. तो 1 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ n. व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ n? 8,000 का क्यूब रूट क्या होता है? 8,000 का क्यूब रूट 3 0 का 1 0 और 8 का 20, तो 1/20. सुख की अनुभूति होनी चाहिए, सुख की अनुभूति होनी चाहिए, सुख की अनुभूति होनी चाहिए. हो गई, समझा है ना रे? बहुत आसान है. इनफैक्ट ये इसको मार्क कर लो, ये दोनों सवाल को. ये दोनों सवाल से आपको क्या समझ में आया पता है? ये दोनों सवाल से समझ में आया कि वी डोंट नीड द वैल्यूज ऑफ स्मॉल आर एंड बिग आर. क्यों? क्योंकि वो कैंसल हो सकते. लिख लो, मतलब यहाँ पे क्या करने का है, पहले आपको फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करना है, देन वैल्यू पुट करना है. इनफैक्ट मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ. जनरल फॉर्मूला जब भी रेशियो पूछा है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला जब भी रेशियो पूछा है, तो याद रखना, बिग ड्रॉप अपॉन स्मॉल ड्रॉपलेट्स, अगर इनके एनर्जी का रेशियो पूछा है, जैसे ये वाला सवाल, अभी जस्ट ये वाला सवाल ऐसे था ना, द रेशियो ऑफ द फाइनल सरफेस, जो कि बड़ा वाला था, तो बड़े ड्रॉप अपन छोटे ड्रॉप का एनर्जी लोगे ना, तो ये आएगा 1 बाय क्यूब रूट ऑफ n. और अगर आपको ये पूछा जाए छोटे ड्रॉप का एनर्जी डिवाइडेड बाय द बड़े ड्रॉप का एनर्जी, छोटे ड्रॉप का एनर्जी डिवाइडेड बाय द बड़े ड्रॉप का एनर्जी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ n बाय 1. ठीक उल्टा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया. आज के बाद इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट रट्टा हो गया. अगला सवाल 46. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्लो बबल ऑफ रेडियस दिस मच इज हाउ मच. शब्द ध्यान से देखना, बबल है तो एनर्जी का फॉर्मूला T इंटू डी ए, दैट इज T इंटू 2 इंटू एरिया. क्योंकि बबल है ना, ड्रॉप रहता था तो 2 नहीं आता था. आंसर आ गया, सिर्फ एरिया लेने का. और एरिया में मैंने बोला A2 माइनस A1, लेकिन A1 जीरो लेने का, क्योंकि चालू ही जीरो से किया है, बबल को बनाया है मैंने जीरो से. A1 जीरो तो बचा खाली A2. आगे आंसर डायरेक्ट सॉल्व कर देने का आ जाएगा आंसर. 46 हो गया. फिर 47 सरफेस टेंशन दिया, सब्सटेंशन दिया, एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द बबल फ्रॉम 4 to 6. हाँ, इसमें देखो यहाँ पे चेंज किया, तो टेंशन यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला इज टेंशन इंटू डी है, राइट, 2D है, तो टेंशन इंटू 2 इंटू A2 माइनस A1, क्योंकि दोनों एरिया दिया है, ओरिजिनल और फाइनल.
so that is 2 into t into area का फॉर्मूला 4 pi r square, तो 4 pi r2 square minus 4 pi r1 square, ये आंसर है। ठीक है, 2 क्यों किया, क्योंकि दो सरफेस है, टेंशन इंटू एरिया का फॉर्मूला इज 4 pi r square, तो फाइनल रेडियस इज 6 square, इनिशियल रेडियस इज 4 square, दोनों को माइनस कर दो, ये सेंटीमीटर में मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 10⁻⁴ दे दो, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सुखानुभूति होनी चाहिए। देखो भाई, अगर लग रहा है फास्ट हो रहा है ना, वीडियो को 10 सेकंड पीछे लेने का, 10 सेकंड रिवाइंड करने का, खाली 10 सेकंड वापस रिपीट करके देखने का, सब झेपेगा। 48 क्वेश्चन, द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम अ रेडियस ऑफ दिस मच टू दिस मच इज हो गया, बबल है तो अगेन फिर डबल एरिया। The surface tension of the soap is this much. The work done in blowing a soap bubble of radius 3r to that of the radius 5r. वापस same question. The surface tension of the soap bubble is this much. The work done is blowing same. सब वही वाले, सब सेम वाले। यहाँ पे देखो, ये वाला सवाल भी देखो, जैसे 55, a water film is formed between two straight parallel wire. ये वायर, इनके बीच में वाटर का फिल्म बना रहे हो, तो यार वाटर का फिल्म ऊपर भी बनता है, वाटर का फिल्म नीचे भी बनता है। मतलब अगर आप ऐसे सामने से देखो तो ऊपर भी फिल्म नीचे भी फिल्म, तो 2l लेने का, इतना याद रखो, 2l, ऊपर का भी लेंथ नीचे का भी लेंथ, ऊपर का भी लेंथ नीचे का भी लेंथ। ठीक है, एंड इसमें आपको बोला है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज इंक्रीज बाय 0.1 सेंटीमीटर, हाउ मच वर्क इज डन। देखो वर्क का फॉर्मूला है T इंटू डी है ना, विच इज T इंटू एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे डबल लेंथ लेने का, तो 2 इंटू टी इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ कितने से चेंज हुआ रे, देखो कितने से चेंज हुआ, इसके बीच का जो गैप है ना वो थोड़े से बढ़ाया, कितने से बढ़ाया, 0.1 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। लेंथ तो दिया आपको, ईच वायर कहाँ पे लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसकी जरूरत नहीं है, वायर का ओरिजिनल सेपरेशन की जरूरत नहीं है, एक्चुअली माइनस आपको करना पड़ेगा, बट वैसे भी आपको दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज इंक्रीज्ड बाय दिस मच, डायरेक्टली। नहीं समझा, आई विल सॉल्व इट फॉर यू, कोई टेंशन नहीं लेने का, मैं आंसर नहीं निकालूंगा, आपको लॉजिक बता रहा हूं। देखो लॉजिक, मेरे पास दो पैरेलल वायर है, ठीक है, एक वायर ऐसे लेता हूं मैं, वायर है तो थोड़ा आपको ये थिकनेस बना के दिखा रहा, सो दैट आपको लॉजिक समझ में आए, ठीक है। और एक मेरे पास एक दूसरा वायर इधर, ठीक है, इसको भी मैं ऐसे मैं थिकनेस बना रहा हूं, सो दैट आपको लॉजिक समझ में आए, ठीक है। इसके ऊपर आपका फिल्म बन गया, ऊपर भी फिल्म बना, नीचे भी फिल्म बना, ठीक है, दोनों जगह पे फिल्म बना, मतलब सामने से अगर आप देखोगे तो सामने से ऊपर फिल्म नीचे फिल्म, और मेरा इसका लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो क्या मिलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो एरिया मिलता है ना, सो वर्क डन विल बी टेंशन इंटू डी ए विच इज नथिंग बट टेंशन इंटू लेंथ, लेंथ कितना है 2l इंटू ब्रेथ, मतलब चेंज हो रहा है, चेंज इन ब्रेथ। अगर आपको मान लो, देखो पहले आपको स्टार्टिंग का सेपरेशन दिया है, कितना स्टार्टिंग का सेपरेशन 0.1 सेंटीमीटर, और न्यू सेपरेशन दिया क्या आपको, यहाँ पे इन दोनों को खींच के न्यू सेपरेशन दिया क्या, नहीं, न्यू सेपरेशन नहीं दिया। अगर न्यू सेपरेशन दिया होता ना तो यहाँ पे चेंज इन ब्रेथ की जगह लिखते B2 माइनस B1, यहाँ पे न्यू नहीं दिया, यहाँ पे डायरेक्टली दिया है द ब्रेथ इज चेंजिंग बाय दिस मच, तो ये डेटा की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली चेंज कर देने का, W इक्वल्स टू T इंटू डी ए विच इज 2l इंटू चेंज इन ब्रेथ, और चेंज इन ब्रेथ आपको डायरेक्टली दिया है 0.1 सेंटीमीटर, 12 भी दिया, T भी दिया, आंसर आ जाएगा, सुखानुभूति होनी चाहिए। फिफ्थ हो गया, कितना देर हो गया मेरा लेक्चर चालू करके, 1 घंटे से ज्यादा हो गया क्या, ओ डॉट 1 घंटा हुआ, डॉट 1 आवर, वेरी गुड। ओके, देन 56, फिल्म ऑफ वाटर इज फाउंड बिटवीन द टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, ये सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। 56, सब एनर्जी सब उसी से रिलेटेड है। इफ n ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ईच ऑफ सरफेस एनर्जी E जॉइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, देन सम एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब या लॉस्ट, या क्या है, आप लोग सोचो ना, अगर ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड मिक्स हो रहे एक बड़ा बनाने के लिए, तो मैंने आज ही सिखाया था, जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिला के बड़ा ड्रॉप बनाते तो एनर्जी लूज करते, तो एनर्जी इज लॉस्ट, सम एनर्जी एब्जॉर्ब, रॉन्ग ऑप्शन, इस ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया, इधर पे ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया, द एनर्जी इज रिलीज्ड, ये हो सकता है, द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, रॉन्ग,
द एनर्जी इज रिलीज, राइट। ये दोनों में से कोई तो एक राइट रहेगा। और कैसे निकालने का राइट का फॉर्मूला, तो भाई आपके पास उसका फॉर्मूला को सिर्फ हल्का सा ट्विक करना है, खाली बस माइनस करने का आपको, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी एंड ऑल दैट, आंसर आ जाएगा। 59 देखते, शायद से इंटरेस्टिंग है, डायरेक्ट शॉर्टकट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Two soap bubbles have radius in the ratio of 4:3. What is the ratio of work done to blow this bubble? अरे वर्क डन का फॉर्मूला T into DA, T into 2 into एरिया, ओरिजिनल एरिया वैसे भी 0 था, और रेशियो लेने का W1 by W2, तो दैट इज T into 2 into एरिया by T into 2 into एरिया, T into 2 T into 2 कैंसिल, एरिया का फॉर्मूला 4 pi r square by 4 pi r square, 4 pi भी कैंसिल, अरे क्या बचा, वर्क by work will be equals to r square by r square, सिर्फ रेडियस का स्क्वायर लेना है, कितना है 4/3 ना, तो कितना हो जाएगा 16/9 हो जाएगा, काम खत्म। फिर the ratio of work done in blowing a liquid, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, घाई नहीं करने का, ये सवाल में घाई नहीं करने, क्या पूछा है, रेशियो पूछा है किसका, वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस r टू वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस 3r, तो r बनाने के लिए फॉर्मूला T इंटू 2 इंटू एरिया 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय T इंटू 2 इंटू 4 पाई इंटू 3r स्क्वायर, जब आप रेशियो लोगे सारे टर्म कैंसिल, ऊपर r स्क्वायर नीचे आपका 3r द होल स्क्वायर विच इज r स्क्वायर बाय 9r स्क्वायर, r स्क्वायर हो गया 1/9, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 1/3 आंसर भी टिक कर देते, क्यों, डायरेक्ट बोलते क्या रेडियस r है तो r स्क्वायर, नीचे अपना 3r है सो 3r स्क्वायर, हक दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद W is the amount of work done in forming a soap bubble of volume V, then amount of work done in forming a soap bubble of volume 2V from the same solution is how much, work done का formula same, tension into change in area वगैरह वगैरह, आ जाएगा ना, 61st आएगा या नहीं आएगा, क्या लग रहा है भाई, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल्स टू टेंशन इनटू एरिया, बाकी सब हटा दो, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, बट इधर पे वॉल्यूम दिया है, देखो अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, आपको क्या चाहिए r स्क्वायर चाहिए ना, r स्क्वायर चाहिए, तो अभी देखो v1 by v2 is equals to r1 by r2 the whole cube, आपको r का क्यूब चाहिए कि r का स्क्वायर चाहिए, r का स्क्वायर चाहिए तो क्यूब रूट ले लो, r1 by r2 will be v1 by v2 का अपना फिर क्यूब रूट 1/3, और अपने को r1 by r2 का स्क्वायर चाहिए तो r1 by r2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v1 by v2 जो क्यूब रूट था उसका स्क्वायर कर दो तो रेस टू 2/3, तो r1 by r2 इज नथिंग बट v1 by v2 रेस टू 2/3, तो वर्क 1 by वर्क 2 विल बी इक्वल्स टू v1 by v2 रेस टू 2/3 स्क्वायर और क्यूब रूट। अब आपको यहाँ पे दिया है वॉल्यूम v था और दूसरे का वॉल्यूम 2v था, तो इधर पे v नीचे 2v रेस टू 2/3, ये उड़ा दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 का आपको फिर क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 4 आ गया आंसर, क्यूब रूट ऑफ 4, काम खत्म, वेरी सिंपल, बट वेरी नॉट वेरी सिंपल, एक्चुअली दिस इज अ गुड क्वेश्चन, व्हाई इज दिस अ गुड क्वेश्चन, इसमें आपको वर्क को r स्क्वायर से रिलेट किया, वॉल्यूम को r क्यूब से रिलेट किया, और हम लोग का टारगेट था वर्क और वॉल्यूम को रिलेट करना, सो मार्क इट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर प्रॉपर सीईटी लेवल, ठीक है। कितने सम से यार, भाई 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 भाई, फ्लूइड इन मोशन, हाँ बर्नॉलिस वगैरह वो सब नहीं है ना, इधर तक है आपका 122 एमसीक्यू से 122, तो मेरे ख्याल से मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, अभी एक वीडियो एक इतना ज्यादा बनाने में मुझे भी बोर हो जाता है, प्लस आपको अभी तो पढ़ा रहे शिट में आपके बारे में सोचा नहीं, आप लोग को पढ़ाई भी करना है ना, आप लोग को वीडियो बना के भेजूंगा, देन यू कैन डू दैट सम्स ना, oops माय बैड, रुक मैं 70 तक करता फिर आगे मैं आपको दे देता, चलो 70 तक करते, ये 61 हो गया। नेक्स्ट, 2 mercury drops each of radius r merge to form a bigger drop, if t is the surface tension then the surface energy releases how much, बहुत आसान, मैंने आपको बोला था ड्रॉप है ना 4 pi r square t क्यूब रूट ऑफ n -1, बड़ा r के टर्म्स में दिया है क्या, नहीं छोटे r के टर्म्स में दिया, तो शॉर्ट हो गया शॉर्ट हो गया शॉर्ट हो गया शॉर्ट हो गया, तो उसके लिए क्या करने का, फिर अगेन फॉर्मूला 4 pi t अंदर n इंटू स्मॉल r स्क्वायर माइनस बिग r स्क्वायर, याद है ना, अरे क्या बोला था मैंने, वॉल्यूम ऑफ द सॉरी
देखो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टी इंटू डी है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। छोटे ड्रॉपलेट्स का एरिया फिर कितना होगा, n इंटू आर स्क्वायर, बड़े ड्रॉप का कितना होगा 1 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इन लोग ने अगर आप लोग देखोगे तो इसमें आएगा, आपको माइनस करना है इधर पे। कैसे करेंगे, 2 मर्क्यूरी ड्रॉप से, तो n आपको पता है वैसे भी, किसके टर्म्स में, लोग ने स्मॉल टर्म्स में लिखा है, तो ठीक है ना भाई, स्मॉल टर्म्स में लिखा है। काम करो, अपने को वॉल्यूम का लॉजिक पता है ना, वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम एक बड़े ड्रॉप के जितना सेम रहना चाहिए। बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, छोटे ड्रॉपलेट्स का 4/3 n इंटू पाई आर क्यूब। तो बराबर स्मॉल r विल बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n इंटू r, तो r स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू n रेज टू 2/3 इंटू r। अभी मैंने r स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया इधर पे, r को मैंने स्मॉल r के टर्म्स में लिखा। हमेशा क्या करते हैं अपन, हमेशा यूजुअली क्या करते हैं बच्चों, यूजुअली अपन स्मॉल r को बिग r के टर्म्स में लिखते हैं, बट यहाँ पे अपन बिग r को स्मॉल r के टर्म्स में लिख रहे हैं। सो दिस इज 4 पाई t इंटू n एज इट इज, स्मॉल r एज इट इज, माइनस बिग r को चेंज कर रहा, बिग r को क्या लिखूंगा n रेज टू 2/3 इंटू स्मॉल r स्क्वायर। अब स्मॉल r स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो 4 पाई r स्क्वायर t, अंदर क्या बचेगा n माइनस n रेज टू 2/3, कहीं पे दिख रहा है n माइनस n रेज टू 2/3। अरे n का वैल्यू पता है ना, n कितना है 2 है ना, तो 4 पाई r स्क्वायर t, n का वैल्यू, n का वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 2 रेज टू 2/3, कहीं पे दिख रहा है, हाँ ब्रैकेट को खोल दिया इधर पे, ब्रैकेट को खोल दिया, तो 2 4 जा 8, 8 पाई r स्क्वायर t माइनस, इसको मल्टीप्लाई मत करना 4 2 जा 8 करके जाहिलो, ये दिस इज 4 पाई r स्क्वायर t इंटू 2 रेज टू 2/3। अच्छा सवाल है रे, अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला में ट्विक्स करना है, झोल करना है। याद रखना अपन यूजुअली जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, यूजुअली वो कैपिटल आर के टर्म्स में रहता है, 4 पाई r स्क्वायर के टर्म्स में रहता है। ये कैसे मिलता है पता है ना, ये मिलता है जब आप लोग स्मॉल r को कैपिटल R के टर्म्स में लिखते हो, यहाँ पे अपन ने उल्टा किया। अगला, a frame made of metallic wire enclosing a surface of area is covered with a soap film. If the area of the frame of metallic is reduced to 50%, then energy of the soap film is how much? यार एरिया 50% से चेंज किया तो एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है टी इंटू डी है ना, तो एरिया जितने से चेंज होगा एनर्जी भी उतने से चेंज होगा ना, एरिया कितने से चेंज हुआ 50%, तो एनर्जी कितने से चेंज होगा, वो भी 50% से चेंज होगा। डायरेक्ट आंसर। 64, the surface energy of a liquid drop is U. If it is split into 1000 equal droplets, then the surface energy becomes how much? Oh my god, क्या फार्मूला था, सरफेस एनर्जी एक ड्रॉप का U जितना है, तो 1000 ड्रॉपलेट्स का कितना होगा, कितना होगा, आपको मैंने 10 बार सीखा है, कैपिटल R इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n इंटू स्मॉल r, बताया था मैंने आज ही, तो कैपिटल R इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1000 इंटू स्मॉल, 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10 होता है, तो बड़ा रेडियस इक्वल टू 10r। अब आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है टी इंटू डी ए, और एरिया के अंदर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स ये लोग बहुत बेवकूफ बना रहे हैं आपको, इतना याद रखना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्ट। पहले में फर्स्ट केस में रेडियस r था, सेकेंड केस में रेडियस 10r हो गया, 10r, तो रेडियस अगर आपका 10 गुना बड़ा है और एनर्जी और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस आपका बड़ा है 10 गुना, तो एनर्जी फिर कितने से बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा 100 गुना से, आर स्क्वायर। ओरल आंसर है सीईटी, पता है, अगर आपका ट्रिक सॉल्व हो जाएगा ना, अगर आपको ट्रिक समझ में आएगा ना, तो 50 एमसीक्यू में से ना भाई 20 एमसीक्यू तो भैया मक्खन होते, बट ऐसा बोल नहीं सकते, थोड़ा सा एक्चुअली ज्यादा सरप्राइज फिजिक्स के पेपर में आता है, कुछ भी आ सकता है। 64 हो गया। 65, the work done in splitting a drop of water 1 mm into 64 droplets is how much? सरफेस टेंशन दिया डायरेक्टली, वर्क डन का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर t इंटू क्यूब रूट ऑफ n माइनस 1। यहाँ पे देखो बड़ा ड्रॉप का रेडियस दिया कि छोटे ड्रॉप का रेडियस दिया, द वर्क डन इज स्प्लिटिंग अ बिग ड्रॉप ऑफ ये दिया है बड़ा, डायरेक्ट ले लो, 4 पाई का वैल्यू 3.14, बड़ा r कितना दिया 1 mm, 1 mm मतलब 10 रेज टू माइनस ऑफ 3 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10 रेज टू माइनस ऑफ 6 मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर। टेंशन कितना दिया है 72 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। ब्रैकेट का तो मैंने आज ही बताया था, ब्रैकेट का अगर n 8 है तो क्यूब रूट ऑफ n माइनस 1 फिर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1, यहाँ पे n कितना है 64, n इज 64, तो क्यूब रूट ऑफ n इज हाउ मच, क्यूब रूट ऑफ n इज 4,
तो क्यूब रूट ऑफ n माइनस वन इज हाउ मच, उसका आंसर आएगा 3। तो इस ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 3, तो इंटू 3 कर दो। इन सबको मल्टीप्लाई करना है खाली, बस ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको आंसर मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, the surface tension of water is this much, the work done to break a drop of water into this much, each of radius, ये आ जाएगा, ये सब इजी है। If a million droplets, ये शब्द याद रखना, million मतलब 10⁻⁶, n is equals to 10⁻⁶, तो cube root of n is how much, 10⁻², 100, तो cube root of n minus 1 will be how much, 99। लॉजिक समझ रहा ना? If a million tiny droplets of water of the same radius mix into one last drop, then the ratio of the surface energy of the last drop to the total surface energy, डायरेक्ट आंसर है 100 टाइम्स। सोचना रे, पहले आपको क्या बोला है, देन द, सुना, और एक चीज क्या पूछा है, रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ द लास्ट ड्रॉप। लास्ट ड्रॉप का सरफेस एनर्जी मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का। छोटा रेडियस और बड़ा रेडियस में क्या रिलेशन, मैं आपको बताया था, बड़ा रेडियस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एन इनटू छोटा रेडियस। हाउ मच इज द क्यूब रूट ऑफ एन, 100 है ना, तो बड़ा आर इज नथिंग बट 100 टाइम्स ऑफ छोटा आर। ये समझ में आया? तो एनर्जी क्या रहेगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आप लोग बोल सकते हो कि सर रेडियस 100 टाइम्स से कम हुआ है, एक बड़ा ड्रॉप आपका छोटा बना, सॉरी मिक्स हुआ है, जो भी भाड़ में गया, हाँ, रेडियस आपका 100 से चेंज हुआ है, तो एनर्जी फिर कितने से चेंज होगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो एनर्जी 10⁻⁴ से चेंज होगा, 10⁻⁴। सी ऑप्शन 1/10⁻⁴। आया क्या समझ में? वेरी सिंपल। 68. A spherical liquid drop of radius r is divided into 8 equal droplets. If the surface tension is T, then the work done in this process is how much? 8 droplets है, डायरेक्ट फॉर्मूला 4 pi r square t into cube root of 8 minus 1। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 2 minus 1, ये पार्ट तो 1 हो जाएगा, क्या बचा, 4 pi r square t बचा खाली। आ गया आंसर 68 का। Then 69. A drop of liquid of diameter this much mm breaks up into this much droplets. The change in energy is nearly how much? पहले जूल में निकालो, उसके बाद उसको अर्ग में चेंज कर दो, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस हो गए हमारे, ऑलमोस्ट 70। इसको इग्नोर करो अभी के लिए, आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट का ये टर्म्स में नहीं बताया मैंने, ठीक है, ये आपको वैसे खैर हाई लेवल हो जाएगा बट इग्नोर करो। तो ऑलमोस्ट हम लोग का 70 तक हो गया, बाकी हम लोग का 120 तक करना है गाइस, उसके बाद का पार्ट नहीं है आपको, ठीक है, यहां तक करना है 122 तक, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं है पूरा, 122 तक करना है। उसके बाद और भी है कुछ, तो उसके बाद मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, मिसलेनियस अच्छे क्वेश्चंस है, तो मिसलेनियस में ऑलमोस्ट 10-15 है क्वेश्चंस, वो मैं मिसलेनियस का उसमें ऐड कर दूंगा बाकी वाले क्वेश्चंस में। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको 70 दिया है ना, तो और 70 आपको देने वालों में, तो आपका पूरा फिर क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा, और क्रिटिकल हो गया इस चैप्टर का तो आप लोग का लेवल स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलो बच्चों, आज का सेशन नहीं पढ़ा था, विल मीट नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय।